गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नहीं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपना बिजनेस की 4th यूनिट पढ़ रहे थे जो थे बिजनेस सर्विसेज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, कौन कौन सी बिजनेस सर्विसेज होती हैं, और उनमें से एक हमारी सर्विसेज है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज को कल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बैंकिंग सर्विसेज क्या है, कौन कौन से बैंक्स होते हैं, कितने टाइप्स के बैंक है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फिर उसके बाद हमने आपका क्लासिफिकेशन किया था बैंक्स का, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप किया था, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस किया था। अब हम लेते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज, इनके जो डिफरेंट बैंक्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ऑन फंक्शंस ऑफ हमने लिए थे कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स में हमने हमने फॉरेन और इंडियन बैंक्स लिए थे। फॉरेन बैंक के बारे में बताया था मैंने, और उसके बाद हमारे जो इंडियन बैंक्स थे उसमें पब्लिक और प्राइवेट, ये दो बैंक लिए थे। जो प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स जो होते हैं वही आपके जो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप में आपने प्राइवेट और पब्लिक बैंक किए थे वही हमारे यहाँ पर आते हैं कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो सब इनके फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एडवांस एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, लोग आम पब्लिक से, जनरल पब्लिक से उनकी डिपॉजिट्स होती हैं जो वो पर्सन आम सेविंग करके अपने रखते हैं, जो अपना सेविंग करके उसे सिक्योर रखना चाहते हैं, तो वो बैंक में उनको डिपॉजिट एज ए डिपॉजिट रखते हैं। तो ये है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के। तो सब डिपॉजिट्स को वो जो आम पब्लिक है किस रूप में डिपॉजिट्स करते हैं, तो इसमें हमें पढ़ने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो अकाउंट्स आप बैंक में जाकर खोलते हैं, वो कौन कौन से बैंक के अकाउंट हैं जिनमें आप अपने डिपॉजिट्स को सिक्योर रूप में बैंक में डिपॉजिट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से हो सकते हैं वो अकाउंट। सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट है जो आम पर्सन, आप या हम, जब बैंक में जाएंगे कोई भी अकाउंट अगर खोलना चाहते हैं तो वो हमें सबसे पहले सेविंग अकाउंट हम खोलेंगे, अगर हम बिजनेसमैन के तौर पर अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। दूसरी बात है, जैसे हमारे पास कुछ पैसा है, हर मंथ में थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, हमारे पास जब पैसा हो जाता है तो हम उसे जाकर बैंक में जमा करा देते हैं, तो उसे बोलेंगे हम सेविंग अकाउंट खोलना। सेविंग अकाउंट में फ़र्क कितना होता है कि जब हमारे पास पैसा है हम उसे जमा करा देंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पैसे को निकाल सकते हैं, ना हमारे जमा करने पर और नहीं निकालने पर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। बस ये है कि एक वीक में हम ये 2 या 3 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते अगर हमारा सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, पर एनम के हिसाब से 4 या 5 के बीच में, 4 या 5% के बीच में है। तो ये सेविंग अकाउंट होता है, सिंपल होता है। इसके अंदर आप कोई भी पर्सन, आप लोग जाकर के बैंक में सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। एक माइनर भी खोल सकता है, लेकिन कुछ अलग तरह की फॉर्मेलिटीज़ उसे पूरी करनी पड़ती हैं। तो सेविंग अकाउंट सबसे पहला था हमारा सेविंग अकाउंट। उसके बाद हम लेते हैं, दूसरा है करंट अकाउंट। देखिए, अब दोनों में डिफरेंस इतना है कि करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन के लिए अकाउंट होता है। बिजनेसमैन का मतलब क्या है कि आप ये कहेंगे कि क्या मैं करंट अकाउंट नहीं खोल सकती? नहीं, एक बिजनेसमैन ही करंट अकाउंट खोल सकता है। करंट अकाउंट में आपको एक वीक में या एक डे में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, आप चाहे कितनी भी ट्रांजैक्शन उसमें कर सकते हैं, मतलब कितनी भी बार आप पैसा जमा भी करा सकते हैं, उसे निकाल भी सकते हैं। आपको अपने सप्लायर को चेक इशू करके देना पड़ता है, या आपके पास चेक आए हैं वो आपको बैंक में जमा कराने पड़ते हैं। आपको बैंक में एक दिन में कई सारी ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती हैं, तो वो सेविंग अकाउंट में संभव नहीं होता है, वो केवल करंट अकाउंट के अंदर ही होता है। और एक बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट खोला जाता है। करंट अकाउंट में उसे और भी कई फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। दोनों में एक फ़र्क और भी है कि सेविंग अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, जबकि करंट अकाउंट में बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि बैंक दिन भर में आपके लिए इतनी ट्रांजेक्शन्स करता है, वो आपको इसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट।
देखिए नाम से ही पता चलता है कि आपने अमाउंट को फिक्स करा दिया, आपके पास अचानक पैसा आ गया है। अब आपने अपनी लैंड बेची है, मकान बेचा है, तो आपके पास कुछ पैसा एकदम आ जाता है, तो आप सोचते हैं कि मुझे सेविंग अकाउंट में तो इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मिले या कुछ पैसा मैं फिक्स करा दूं जो मुझे कुछ सालों के बाद, आपके पास कुछ इकट्ठा पैसा है, आप सोचते हो आप 5 साल या 10 साल के बाद आपको इस पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है अपने बच्चों की एजुकेशन में, बच्चे की मैरिज में या किसी और सेरेमनी के अंदर, या मकान आप उसके बाद कुछ मकान आप मकान खरीदना चाहेंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा इंटरेस्ट मिले, तो वो सबसे बेस्ट इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है। फिक्स आप कितने भी दिन के लिए, 3 महीने से लेकर के 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कितने भी दिन तक का आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। उसके बाद बस फ़र्क यह है कि आप बीच में इस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। सेविंग में था, अगर बैंक आपका पैसा सेविंग में है तो सेविंग में आप कभी भी अपने पैसे को अगर आज भी जमा कराया तो आप कल जाकर भी इसे निकाल सकते, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिक्स में ऐसा संभव नहीं होता है। फिक्स में आप उसे कुछ टाइम पीरियड के लिए फिक्स कराते हैं और उसके बाद ही आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरिजन टू सेविंग ज़्यादा होती है, करंट में तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। तो ये था हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद आता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए ये इसे इसे एफडी बोला जाता है, इसे आरडी बोला जाता है। देखिए क्या है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आपकी मंथली सैलरी 30,000 40,000 रुपये मंथ है और आप चाहते हैं कि हर मंथ आप 2,000 4,000 5,000 जितना आप बचा सकते हैं, इतना पैसा मैं सेविंग करता हूँ और हर मंथ मैं उतना पैसा डिपॉजिट करता चला जाऊँ, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है रिकरिंग डिपॉजिट। आप कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए 4 साल के लिए 5 साल के लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं जिसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, जिसमें आपने पहले ही सोच रखा है कि मैं 2,000 रुपये पर मंथ जमा करूंगा, तो 2,000 रुपये पर मंथ जमा करते चले जाएंगे। उसके बाद आपको 5 साल के बाद, अगर आपने 5 साल का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला है तो 5 साल के बाद वो अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। इसमें आपको जो इंटरेस्ट होता है सेविंग से ज़्यादा लेकिन फिक्स से कम मिलता है, लेकिन ये उन पर्सनस के लिए बेटर रहता है जिनकी एक जो सैलरीड पर्सनस हैं उनको एक अमाउंट हर मंथ मिलता है और वो सोचते हैं कि इसमें से 3,000 4,000 मैं ऐसे सेविंग कर लूँ। अगर सेविंग कर सकता हूँ तो वो इस तरह का अकाउंट खोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये था हमारे 4 टाइप के। इसके बाद एक अकाउंट और है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट को पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ। देखिए एक पर्सन का सैलरीड अकाउंट है, मान लीजिए उसे 30,000 रुपये की सैलरी मिलती है और वो अपने बैंक से ही बोलता है कि हर महीने मुझे, और सैलरीड अकाउंट उसका बैंक में ओपन है, मतलब उसका अकाउंट अपना सैलरीड ही अकाउंट है जो बैंक में उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खुला हुआ है। हर मंथ उसकी 30,000 रुपये सैलरी उसके अंदर आ जाती है। तो वो पर्सन ये चाहता है कि वो उसका जितनी उसकी सेविंग, जितना उसका एक्सपेंडिचर मंथ में होता है वो निकाल लेता है, बाकी उसका उसमें बचा रहता है। तो उसका मतलब वो उसने फ़िलहाल सेविंग अकाउंट खोल रखा है, यहाँ पर अकाउंट उसका सेविंग ही है और वो सेविंग अकाउंट सैलरीड अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद वो अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, जैसे ही उसके बैंक में 20,000 रुपये, अगर वो उसे लगता है कि उसके अकाउंट में 20,000 रुपये तो हर टाइम रहने ही चाहिए, उसे कभी भी ज़रूरत हो सकती है, तो अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा उसका अमाउंट 30,000 35,000 तक पहुंच जाता है तो वो उस 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट को वो फिक्स डिपॉजिट में बदल दे। मल्टीपल ऑप्शन हो गए अब इसके। अब देखिए
उसका सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसके हर मंथ उसके 30,000 रुपये आते हैं। अब किसी मंथ में उसकी कुछ सेविंग्स हुई, नेक्स्ट मंथ में और सेविंग्स हुई। अब जब उसकी सेविंग्स बढ़कर 35,000 अगर पहुंच गई हैं, तो उसने बैंक को ये ऑप्शन दे रखा है कि अगर 20,000 रुपये तो उसको हर वक्त चाहिए, उसको छोड़ करके अगर उसका अकाउंट 10,000 या 15,000 तक और एक्स्ट्रा पहुँच जाता है तो वो उसे फिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकता है। और फिक्स्ड में वो 3 महीने के लिए भी चाहे 6 महीने के लिए, ये भी उसे बताना पड़ता है अपने मतलब बैंकों की वो कितने मंथ के लिए करेगा। तो ये होता है हमारा मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ पर उसे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो उसका सेविंग अकाउंट में पैसा बड़ा पड़ा रहेगा जितना कि उसने बैंक को पहले से पहले बता रखा है। उसके अलावा जो पैसा उसका कुछ एक्स्ट्रा है वो फिक्स्ड में पहुँच जाएगा, और फिक्स्ड में क्या है कि उसको वहाँ पर उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो ये था हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट अब हम लेते हैं, ये थे हमारे जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द अकाउंट, दैट इज क्या फर्स्ट फंक्शंस हम पढ़ रहे थे, फंक्शंस ऑफ द बैंक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक जो है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है थ्रू दीज 5 डिफरेंट अकाउंट्स। अब उसके बाद हमारा जो इसमें है उसने लोगों से एक्सेप्ट तो कर लिया डिपॉजिट, अब वो एडवांस दे रहा है, एडवांसिंग लोन। सेकंड हमारा हुआ है एडवांसिंग लोन। अब बैंक प्रोवाइड कर रहा है लोन। अब लोन किस किस रूप में प्रोवाइड करता है, हम एक एक पॉइंट को मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताती चली जाऊंगी। कैश क्रेडिट के रूप में, देखिए कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करता है, नॉट सेविंग अकाउंट होल्डर्स को। कैश क्रेडिट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट के अंदर का मतलब है कि बैंक अपने अकाउंट होल्डर क्रेडिट अकाउंट होल्डर के अकाउंट में एक कैश डिपॉजिट करा देता है। मान लीजिए उसकी लिमिट, ये एक अकाउंट है किसका, एक करंट अकाउंट होल्डर का, उसके लिमिट बैंक ने 10 लाख रुपीज़ दे रखी है। बैंक ने अपने करंट अकाउंट होल्डर के अकाउंट में 10 लाख रुपए कैश के रूप में जमा करा रखे हैं। अब जो आपका करंट अकाउंट होल्डर है वो इसमें से 10 लाख तक के रुपए, मतलब इस अमाउंट को वो निकाल सकता है। ये होती है कैश क्रेडिट की फैसिलिटी, एज ए लोन बैंक ने प्रोवाइड किया है। वो 10 लाख तक निकाल सकता है, लेकिन चाहे अकाउंट होल्डर ने बेशक आज 5 लाख ही, मतलब अभी तक उसने 5 लाख ही निकाले हैं, लेकिन अभी 5 लाख और उसके अकाउंट में भी पड़े हुए हैं, तो वो एक कैश क्रेडिट की लिमिट होती है जो कि बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करता है। ये था हमारा फर्स्ट। उसके बाद है सेकंड, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यहाँ नाम से पता चला, ओवर माने ज़्यादा, ड्राफ्ट माने नहीं, ड्रॉ कर रखा है। किसी अगर करंट अकाउंट होल्डर अपने बैंक से कुछ ज़्यादा पैसा निकाल लेता है जितना कि उसके जमा है, उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। अब क्या ये फैसिलिटी सभी को मिलती है? बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। इसके अंदर जो अकाउंट होल्डर है वो एक लिमिट तक, जो कि बैंक ने उसे प्रोवाइड की है, वो लिमिट कितनी भी हो सकती है, वो बैंक कितनी रखता है, ये उस करंट अकाउंट होल्डर की रेपुटेशन, उसकी गुडविल पर निर्भर करता है कि अगर वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, उसकी चारों तरफ अच्छी गुडविल है, तो बैंक काफ़ी हद कितनी भी 1 लाख 2 लाख जितनी चाहे दे सकता है। और अगर वो एक छोटा बिजनेसमैन है तो उसे 10,000 20,000 तक की लिमिट दे सकता है। लेकिन ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो एक लॉन्ग टर्म नहीं होती है, एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है जो कुछ दिनों के लिए ही प्रोवाइड की जाती है। इस पर बैंक इंटरेस्ट लेता है अपने अकाउंट होल्डर से। लेकिन ऐसा है कि जैसे मैं एक बिजनेसमैन है, उसके बैंक में 10,000 रुपये पड़े हैं और उसे 12,000 का चेक इशू करके देना है अपनी किसी सप्लायर को, तो यहाँ पर अगर उसके पास ये फैसिलिटी नहीं होगी तो वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बैंक ने उसे अगर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है और एक लिमिट, मान लीजिए उसने, वो हर बिजनेसमैन की अलग अलग लिमिट होती है, मान लीजिए उसकी लिमिट उसने 20,000 रखी है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक जो है
जो बिजनेसमैन है अपने बैंक से 30,000 तक के रुपए निकाल सकता है या वो चेक इशू करके दे सकता है। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है, किसी प्रोवाइड करता है अपने करंट अकाउंट होल्डर को। और कितनी होती है ये लिमिट, ये हर एक बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी होगी। बैंक उसे कितनी लिमिट की ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये होगी हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसके बाद थर्ड है हमारा डिमांड लोन्स। देखिए डिमांड लोन, देखिए लोन के नाम से तो पता चला ये लोन दे रहा है, लेकिन डिमांड का मतलब है तुरंत अगर बैंक ने डिमांड किया तो ये लोन वापस करना पड़ेगा। बैंक ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, जो कि डिमांड का मतलब होता है शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं। बैंक एक सिक्योरिटी पर प्रोवाइड करता है, इसके बदले में बैंक इनसे अपने जो अकाउंट होल्डर है उनसे एक सिक्योरिटी लेता है। सिक्योरिटी हो सकती है LIC प्रीमियम हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट को वो जो ये फिक्स डिपॉजिट मैंने बताया था उसको वो एज ए सिक्योरिटी अपने पास रख ले, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, इस तरह की कुछ भी हो सकता है जो, और लेकिन ये शॉर्ट टर्म्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है और बैंक कभी भी इन्हें किसी भी टाइम मांग सकता है। ये है हमारे डिमांड लोन्स। इसके बाद है टर्म लोन्स। टर्म्स लोन्स, ये लोन्स जो हमारे दिमाग में एक आइडिया बैठा हुआ है कि बैंक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने बैंक्स को, तो वो है होते हैं ये टर्म्स लोन्स। टर्म्स लोन्स का मतलब है बैंक जो है अपने अकाउंट होल्डर को, टर्म्स का मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करता है। वो लोन शॉर्ट टर्म्स में 1 साल तक के लिए भी हो सकते हैं, मिडिल टर्म में आप 5 से 10 साल भी ले सकते हैं, 5 साल तक भी ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन 20 साल 30 साल के भी हो सकते हैं। ये लोन न केवल बिजनेसमैन को ही दिए जाते हैं, ये जैसे आप कार लोन, हाउस लोन, ये वगैरह जो लोन भी आते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जितने का लोन लिया है, जितने साल के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो आपको एक बैंक प्लस इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड करके एक आपकी इंस्टॉलमेंट बना देता है, और आपको हर मंथ वो इंस्टॉलमेंट जमा करनी होती है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो एक साथ भी अमाउंट आप जमा कर सकते हैं, उसकी भी मतलब वो भी एक फैसिलिटी होती है जो बैंक अपनी डिफरेंट कंडीशंस के आधार पर देते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट लोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने अकाउंट होल्डर्स को। और एक और है, हम आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए ये जब मैंने आपको डिफरेंट टर्म्स पढ़ाई थी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें मैंने आपको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल पढ़ाया था कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। ये एक डेटर्स की ही एक फॉर्म है। अगर आपने गुड्स आपने क्रेडिट पर बेचा है तो वहाँ पर वो आपके लिए डेटर्स हो गए जिससे आपको पैसा लेना है। लेकिन कई बार आप एक बिल लिख देते हैं और अपने डेटर से उसे एक्सेप्ट करा लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। जैसे वो बिल 3 महीने का है, 4 महीने का, 6 महीने तक हो सकता है, और 6 महीने के बाद जाकर आप अपने बैंक से डेटर से वो पैसा ले लेते हैं। तो इस अगर आपने बिल नहीं लिखा तो वो आपके लिए डेटर है, और अगर आपने बिल लिख दिया तो आपके पास बिल्स रिसीवेबल आ जाता है। रिसीवेबल मतलब जो आपने रिसीव करना है, तो ये बिल्स रिसीवेबल है। तो अब बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है कि मान लीजिए आपने गुड्स बेचे अपने डेटर्स को 50,000 के गुड्स बेचे, और डेटर आपको 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि देखिए बिजनेस तो क्रेडिट पर चलता है, आपको क्रेडिट पर गुड्स बेचने पड़ेंगे। तो क्रेडिट पर 3 महीने का वो एक बिल लिखवा लिया आपने हैं जो अगर आप गुड्स बेच रहे हैं, और अपने एक्सेप्ट करा लिया अपने डेटर से, और 3 महीने के बाद आपको वो पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन अब क्या है कि बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आप 3 महीने के लिए आप नहीं रुक सकते, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप बैंक से उसे डिस्काउंट करा सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब है उसे एनकैश करा सकते हैं। बैंक उसके बदले में आपसे क्या लेगा, एक डिस्काउंट चार्जेस लेता है।
वो 2% हो, 5% हो, 10% हो, ये बैंक कितने लेता है ये बैंक को पता है। तो वो आपको कुछ टाइम के बाद वो अब क्या होगा कि आपने वो पैसा बैंक से ले लिया, अब पैसा आपके काम आ गया और कुछ डिस्काउंट चार्जेस आपने बैंक को दे दिए। तो ये फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करता है, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब 3 महीने के लिए आपको रुकना नहीं पड़ा, आपके पास कैश आ गया, आप अपने बिजनेस में आपके काम नहीं रुकेंगे। तो ये था हमारे बैंक जो लोन डिफरेंट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। हमने जो पढ़ा था सेकंड फंक्शन ऑफ द सबसे पहले पढ़ा था ये सेकंड फंक्शन पढ़ा था हमने एडवांसिंग लोन्स प्रोवाइड करना, और पहला था एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। तो वो ये प्राइमरी फंक्शंस थे बैंक के, जो मेन फंक्शंस हैं वहाँ के वो ये थे। इसके बाद हमारे आते हैं कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी बैंक के आते हैं। तो जैसे सेकेंडरी फंक्शंस में पहले है तो मतलब होता है कि जैसे कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, जैसे बैंक को अगर आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आप बैंक आपकी बिल्डिंग है कहीं पर, उसकी रेंट को रिसीव्ड करना, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पे करना, मतलब रिसेप्ट भी करता है वो पेमेंट भी करता है। और ये भी और इसके अलावा और आपके हो सकते हैं टैक्सेस पे करना, कोई भी डिफरेंट टैक्सेस हो सकते हैं वो पे करने की आपने बैंक को बोल रखा है। तो ये आपके डिफरेंट आइटम्स थे जिनकी पेमेंट भी रिसीव भी कर सकता है वो और पेमेंट भी कर सकता है। इसके अलावा है परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, वो सिक्योरिटीज़ जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और आप किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स आपने खरीद रखे हैं, वो सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो आपके बिहाफ पर बैंक आपकी सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने का भी काम करता है। इसके अलावा आप कहीं ट्रस्टी की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक आपके ट्रस्टी का भी काम करता है। और आप कह सकते हैं आपको मनी कहीं इधर से उधर रेमिटेंस ऑफ द मनी को इधर से उधर भेजना है, बैंक को ये भी आपके लिए काम करता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, कहीं पर आपका रेफरेंस की ज़रूरत है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वहाँ पर आपको किसी बैंक के रेफरेंस की ज़रूरत होती है, बैंक के आप कस्टमर हैं तो आपका बैंक रेफरेंस एज ए रेफरेंस भी आपका बनता है, मतलब आप उसका बैंक एज ए रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा एक फैसिलिटी और भी होती है बैंक ड्राफ्ट। देखिए चेक का नाम तो आपने सुना है, चेक देखा भी है आपने, बैंक ड्राफ्ट के बारे में भी सुना है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट भी एक चेक की तरह ही होता है। फ़र्क इतना है कि चेक तो आप लिख रहे हैं, आपके पास चेक बुक है, आपको किसी को कैश देना है, आपने चेक काटा उसे दे दिया। लेकिन बैंक ड्राफ्ट आप नहीं लिखेंगे, बैंक ड्राफ्ट एक बैंक ही लिखता है। आपने अगर देखा होगा कि आज तो आप कुछ सालों से जब से नेट बैंकिंग चल गई है तब से तो आप किसी भी चीज़ की जो फ़ीस होती है, आपने अगर कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरा है, कोई फ़ीस आपको पे करनी है तो आप आजकल क्या नेट बैंकिंग के थ्रू तुरंत भेज सकते हैं। लेकिन पहले कुछ साल पहले आप बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही फ़ीस भेजा करते थे। आपने कोई भी फॉर्म भरा है वहाँ पर या तो आपसे कहा जाता था पोस्टल ऑर्डर दे दीजिए, पोस्टल ऑर्डर कहाँ से, आपके डाक खाने से मिला करते थे, या फिर आप बैंक ड्राफ्ट भेजिए। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको किसी को पेमेंट करनी है तो वहाँ आप मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया पे करना है किसी को, और वो उसने कहा है कि मैं चेक नहीं लूँगा, मुझे तो बैंक ड्राफ्ट चाहिए। चेक में और बैंक ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो वो बैंक ड्राफ्ट क्या है कि वो बैंक में जाएगा, 1 लाख रुपया बैंक को देगा और प्लस कुछ कमीशन देगा, जो उसके बैंक के चार्जेस होंगे, बैंक लेगा अपने चार्जेस, वो दे करके वो 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट बनवा लेगा। बिल्कुल चेक की तरह ही बनता है वो। तो वहाँ पर वो अगर आप कस्टमर नहीं है तो भी बैंक आपके लिए बना कर देगा, और अगर आप बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट से भी वो काट करके बैंक ड्राफ्ट बना कर दे देगा। वहाँ आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो ये होता है बैंक ड्राफ्ट। तो ये ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। क्यों सिक्योर्ड होता है? चेक जो है वो आपने देखा डिसऑनर होने की संभावना रहती है, यही डिफरेंस है। ये आपसे बैंक ने ये आपसे अमाउंट ले लिया, उसके बाद उसने जिसको आपको बैंक को या तो आप बैंक के ऊपर भी लिखा जा सकता है ये, या उस पर्सन के बैंक में सीधा अमाउंट पहुंच जाएगा या उस पर्सन को। तो यहाँ पर इसके बैंक ड्राफ्ट के डिसऑनर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन चेक
डिसऑनर हो सकता है। आपके सिग्नेचर में फ़र्क हो गया, डेट में फ़र्क हो गया, अमाउंट में डिफरेंस हो गया, तो इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि चेक डिसऑनर जाए। लेकिन बैंक ड्राफ्ट किसने लिखा? बैंक ने लिखा है, तो उसके डिसऑनर होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब वो पक्का प्रूफ है उस पर्सन के पास। अगर चेक ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट है तो वो बैंक में जाकर उस कैश को तुरंत एनकैश हो जाएगा और उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए ज़्यादातर पर्सन ये देखिए वो ये बोलते हैं कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे बैंक ड्राफ्ट भेजना। तो बैंक ड्राफ्ट का मतलब है कि वो बैंक ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता। वो अमाउंट श्योर है कि ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये थे डिफरेंट मतलब बैंक के और फंक्शंस जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने वर्कर्स को। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शंस भी होते हैं बैंक के, जो आप आज के टाइम में बहुत सारे लोग आप करते भी हैं। देखिए आपके पास एटीएम है, आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। इसमें डेबिट और क्रेडिट में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जो डेबिट कार्ड वो क्या होता है। डेबिट कार्ड में बैंक आपको एक डेबिट कार्ड बनाकर देता है, इलेक्ट्रॉनिक एक कार्ड होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है, जिससे आप परचेजिंग कर सकते हैं। कई बार आप अपने कैश को लेकर नहीं जाना चाहते, आप डेबिट कार्ड को ले जाइए और एक जिसके थ्रू आप कहीं भी कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। और जो एटीएम होता है, एटीएम भी इसी तरह का होता है, जिसमें आप अपने आपका पैसा है, आप बैंक से निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। उसमें आपका एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास होता है, उसको यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी बैंक देता है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट में फ़र्क है। डेबिट कार्ड तब इशू होता है जब आपके बैंक में पैसा है, और क्रेडिट कार्ड इशू करता है जिसे बैंक ने आपको क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब है कि जितनी की फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड बैंक ने आपको बनाकर दिया है, मतलब उतने तक की क्रेडिट फैसिलिटीज़ आप ले सकते हैं। बैंक ने आपको 1 लाख का क्रेडिट कार्ड दे रखा, तो 1 लाख के आप क्रेडिट मतलब आपके पास क्रेडिट फैसिलिटी जो आप परचेजिंग में मोस्टली यूज़ करते हैं। कैश टू कैश की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप कैश निकालते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही मतलब कमी आप रेट कुछ चार्जेस बोल सकते हैं, फ़ी बोल सकते हैं, देना पड़ता है। लेकिन क्रेडिट के लिए लेकिन अगर आप इस पर शॉपिंग करते हैं, आजकल शायद जीएसटी कटने लगा है, पहले ऐसा नहीं था। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। बैंक केवल अपना एक एनुअल चार्ज आपसे लेता है। कुछ बैंक लेते हैं, कुछ वो भी नहीं लेते हैं। तो ये था हमारा कुछ। इसके बाद अलावा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसमें आप NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसमें आप एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में अपने नेशन के अंदर किसी फ्रॉम 9 AM to 7 PM तक किसी भी अकाउंट में किसी भी ऐसा नहीं है कि एक ही बैंक सेम बैंक ब्रांच होनी चाहिए, कोई भी बैंक ब्रांच हो सकती है, किसी भी सिटी में कहीं भी हो सकता है, अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारे बैंक के कुछ इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस। बहुत ज़्यादा आपकी बुक में बहुत ज़्यादा गिवन, इतने डिटेल्स में जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो अब हमारा ये जो चैप्टर था बैंकिंग सर्विसेज, ये हमारा ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट इंश्योरेंस सर्विसेज नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इंश्योरेंस सर्विसेज।